प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है ग्रहों की गति के लिए केपलर का नियम, केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स विषय का टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और काफी बार ये प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो देखिए, केपलर ने जो ग्रहों की गति का अध्ययन करके निम्नलिखित 3 नियम दिए। वो नियम क्या क्या हैं वो देखिए। पहला नियम है, इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा सूर्य इन कक्षाओं में एक नाभि या फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। वृत्ताकार न होकर कौन सी होती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है। और सूरज जो है वो या सूर्य है वो इनके एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा जो नियम है उसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है या स्वीप करती है। अर्थात ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है d/dt वो नियत रहती है। तृतीय नियम देखिए, इसे आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं कि इसके अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात t² प्रोपोर्शनल टू a⁻³ ठीक है। देखो, इनको किस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं वो देखिए। उपपत्ति, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक ग्रह कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहां पर ये सूर्य है और ये ग्रह है। जो ये ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो न्यूटन के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F = -g(m) × कैपिटल M अपॉन r²। अतः सूर्य के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा? F/m = -g(M) अपॉन r²। ये समीकरण नंबर 1। तो ये जो त्वरण है वो ग्रह के त्रिज्यीय त्वरण AR के बराबर होगा। तो AR का जो मान है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पहले के वीडियो में। तो वहां से हमने लिया है d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? -g(M) अपॉन r² के। आगे देखिए, दोनों पक्षों को r³ से गुणा करने पर r3 d2r/dt² माइनस r4 dθ/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू -g(M) r। परंतु हम जानते हैं कि r² dθ/dt इक्वल होता है h, यानी कांस्टेंट। ये h जो है कांस्टेंट है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वहां से हमने इसकी वैल्यू को लिया है। अब क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? देखिए, r² dθ/dt के स्थान पर h। देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? r³ d2r/dt² माइनस h² इक्वल टू -g(M) r। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए मान लीजिए कि स्मॉल r बराबर है 1/u के, और इसका हम अब क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? dr/dt इक्वल टू -1/u² du/dt हो जाएगा। या इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? -1/u² du/dθ डॉट dθ/dt
ठीक है, या ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी डॉट डी यू अपॉन डी थीटा। यहां से देखिए आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है, एच के। ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुनः इसका ये जो इक्वेशन है उसका पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हल कर लीजिएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में r और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर के मान रख दीजिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 1 अपॉन यू की पावर 3 इंटू ब्रैकेट माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन यू। ये इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एच स्क्वायर, जहां पर जी कैपिटल एम अपॉन एच स्क्वायर एक कांस्टेंट है, नियतांक। अब देखिए ये जो समीकरण है इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको, डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ब्रैकेट यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्या है, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन है, 2 बार अवकलन है। इसमें क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इस प्रकार इसको लिखने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मान लीजिए u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार चेंज हो जाएगी, u इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा, या 1 अपॉन आर इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, जी एम अपॉन एच स्क्वायर का भाग दे देंगे। भाग देने पर ये जो इक्वेशन है इस प्रकार आ जाएगी, 1 अपॉन आर अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एल स्मॉल एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो है दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण, जहां दीर्घवृत्त का अर्ध नाभिक लंब जो एल होता है वो बराबर होगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम, वह उत्केंद्रता कितनी होगी, स्मॉल ई इक्वल टू ए एच स्क्वायर अपॉन जी एम। ठीक है, तो अतः सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है और जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यह केपलर का जो है प्रथम नियम। ठीक है, ये जो दीर्घवृत्त जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गमन करता है और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो हमने सिद्ध कर दिया है। अब सेकंड देखिए, सेकंड को किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ग्रह के डी थीटा कोणीय विस्थापन में सदिश आर द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, यानी ये जो वेक्टर आर है उसको डी थीटा एंगल पर जब पहुंचेगा तो उसके द्वारा जो स्वीप किया गया जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, इसकी वैल्यू निकाल लो। डी ए इक्वल टू एक त्रिभुज जैसा हो जाएगा ये त्रिभुज, और इसमें ये जो है वो वक्र हो जाएगा इसका, तो इसको निकाल सकते हैं कोण इक्वल टू 4 त्रिज्या से। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर थीटा। तो ये बहुत छोटा
अल्पांश टाइप का सा होगा, इसलिए इसका मान जो एक सीधी रेखा के तौर पर हम मान सकते हैं, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 r डॉट r डी थीटा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। माना इस क्षेत्रफल को पार करने में लिया गया समय कितना है, dt है, तो क्षेत्रीय वेग कितना हो जाएगा, एरियल वेलोसिटी d अपॉन dt इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। चूंकि हम जानते हैं कि r स्क्वायर डी थीटा अपॉन जो dt है उसका मान किसके बराबर है, h के बराबर है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dt इक्वल टू h/2, और h क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इससे स्पष्ट है कि सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, और यही केपलर का द्वितीय नियम है। तीसरा नियम देखिए, यदि सूर्य के चारों ओर ग्रह का जो परिक्रमण काल t हो, कैपिटल T हो, तो क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रीय वेग। तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई ए बी, और क्षेत्रीय वेग हमने कैलकुलेट किया कितना, h/2, क्या हो जाएगा t इक्वल टू पाई ए बी अपॉन h/2 या 2 पाई ए बी अपॉन h। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का स्क्वायर लेंगे, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, या इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन h स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर जो अपॉन ए है वो कहलाता है अर्धनाभिलंब। तो अर्धनाभिलंब की जो परिभाषा से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, पहले जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला जो हमने केपलर का नियम प्रूव किया उसमें था h स्क्वायर अपॉन जी एम, वहां से इसका मान इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन जी एम। जो कैंसिल हो रहा है पद उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी पद क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी एम। यहां पर देखिए 4 पाई स्क्वायर जी और m तो सब क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और यही क्या है, केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, इस प्रकार जो है केपलर के जो तीनों नियमों को हमने पढ़ा है, और ये जो प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से, या ये जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, और थ्योरेटिकली ये बड़े नंबरों में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।